हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 देना है और आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में हमें केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको वो हर एक टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बच्चों सबसे पहले चीज़ बता देता हूँ, आज हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चन एक बार हम पढ़ चुके हैं, रिपीट करने वाला है, क्योंकि कई सारे बच्चों ने हमारे पास कमेंट किए कि सर हमें इन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा दीजिए, अगर हम खुद से पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप हमें एक बार इनका रिविजन करवा दीजिए अपने स्तर से, तो हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, अगर मैं बात करूँ, आप कितना भी पढ़ लेते, आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप उस चीज़ का रिवीजन नहीं करते हो, आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है, कई बार रिवीजन करना है। अगर आप उस चीज़ का रिवीजन नहीं करते तो आप बोर्ड एग्जाम में उस चीज़ को एक्सक्यूब नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को वहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो कई सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया, सर हमें इसका रिवीजन करवा दीजिए। तो इसीलिए हम आपको आज के इस वीडियो में जो 50 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, इनका रिवीजन करवाने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको, अगर आपने अभी तक ध्यान से समझा नहीं है, तो एक एक करके आप इस बार अच्छे से बच्चों समझ लेना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब आप एग्जाम देने जाएं। जैसे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज के मोल प्रभाज है। देखिए, 90 ग्राम जल में 101.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज आपको निकालना है। अब बच्चों, मैंने मोल प्रभाज निकालना बताया था। अगर यहाँ पर ग्लूकोज के मोल प्रभाज, देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा सही है, लेकिन अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए तीसरा ऑप्शन कैसे सही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के मोल निकालने पड़ेंगे। देखिए बच्चों, H2O इसका नाम होता है जल। अगर आप जल के मोल निकालोगे, जल के मोल, तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होता है, वेट इन ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट। अब बच्चों, वेट इन ग्राम कितना दिया गया है, जल का 90 ग्राम दिया गया। अब बच्चों, इसका जब मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो आ जाएगा आपका 18। क्यों? देखिए, HO, 2 हाइड्रोजन होते हैं, इन सभी को आपको जोड़ देना है। हाइड्रोजन के लिए एक प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18। इसीलिए अब 18 से इसको भाग देना है। चाहे तो आप एक बार में दे दें। समझ रहे हो कैसे मैं बात कर रहा हूँ? देखो, 18 पंचे 18 दूनी 18 एकन, जो भी जाता है, ठीक है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं उसको, यानी कि 18 पंचे कितने होते हैं, 90 होते हैं। अब आपसे नहीं मालूम तो आप ऐसे कर लेंगे, 90 अपॉन में आप 18 करेंगे, 2 से काटेंगे, 45 दूना 90 अपॉन 9 दूनी 18, 9 पना 45, आंसर वही आएगा। तो इसके कितने आगे बच्चों, हमारे जल के मोल कितने आगे, 5। ठीक है, अब बच्चों में निकालना है ग्लूकोज के। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब ग्लूकोज के मोल निकालने के लिए वेट इन ग्राम अपॉन में आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट इन ग्राम यहाँ पर दिया गया 1.8, आपके सामने दिया गया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर 6 अणु कार्बन के हैं और एक अणु कार्बन के लिए होता है 12 और बाद गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 12, प्लस एक ऑक्सीजन के लिए आपका 16 होता है, ऑक्सीजन है कितने, 6 है। देखो, बाचिंग 72, 12 एकन 12, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 16 96 बच्चों। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 1 10, 17 1 18, 180, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 180। अब देखिए, यहाँ से हटाया हमने इस दशमलव को और नीचे एक बढ़ा दिया 0, 18 एकन 18, 18 एकन 18, यानी कि 1 बच्चों 100 बचा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लगाएंगे दशमलव ऊपर 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं कट रहा है, एक और 0 बढ़ाएंगे, एक और 0 बढ़ा लेंगे, 100 एकन 100, यानी कि 0.01 मोल आ गए। ठीक है, अब बच्चों, इन दोनों के हमने क्या किए, मोल तो निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इनका मोल प्रभाज निकालना है। किसका, ग्लूकोज का। अब बच्चों, जिसका मोल प्रभाज में निकालना होता है, सबसे पहले ऊपर हम उसके मोल प्रभाज लिखते हैं, उसका लिखते हैं मोल प्रभाज। यानी कि वो विलेय और विलायक कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये विलेय है।
विलय के मोल अपॉन फिर आपको लिखना होता है टोटल मोल, कुल मोल कितने हैं 0.1001, क्योंकि कुल मोल में जल भी आता, यानी कि जल जो होता है, जो कोई भी विलयन बनता है विलय और विलायक से मिलकर बनता है, तो विलय तो ग्लूकोज है, विलायक हमारा जल है, तो इन दोनों के मोल हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको आप जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 5.01, इतना हो जाएगा ना। अब आप इसके दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे, नहीं कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब बचा क्या 1/501, 1/501। अब आप इसको करेंगे भाग, इसको 501 को इसके भाग देंगे। देखिए लगाएंगे दशमलव, फिर 0 जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 हो जाएगा। अब ये कितनी बार चला जाएगा 5 दूनी नहीं, 2 बार भी नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा ना, इतना कुछ आने वाला है। इसमें देखिए कितना दिया, हाँ जो सेम दिया गया है, तो इसीलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा आता है, आप भाग करके देख लेंगे, ठीक है, इतना ही आएगा। अब मेन बात है कि सर इतना कैसे आया, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर आपको क्लियर हो गया, अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू दी रही। अब बच्चों अगर इसका मोल प्रभाज हमसे पूछता, कहता कि आप हमें जल के मोल प्रभाज बता दो, तो जल के मोल प्रभाज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मिनट इसको भी देख लीजिए। ऊपर लिखते हैं जल के मोल, ठीक है, सॉरी बच्चों, जल के मोल 5 थे, अपॉन में 5 + 0.01 विलय के मोल, नीचे दोनों के मोल रहेंगे और ऊपर उसका रहता है जिसका पूछा जाता है, ठीक है। और इसको आप जोड़ेंगे, इसको भाग कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है डेफिनेटली, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब बच्चों अगला देखिए क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आया भी है, पूछा भी गया है, यानी कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो बच्चों याद होना चाहिए, जो हमारा शुद्ध जल होता है उसकी मोलरता होती है 55.56, जो कि इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा रही है। अब ये न्यूमेरिकल है, इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी डाटा चेंज नहीं होता। इसमें आपके डाटा चेंज हो सकता है, इसमें कोई भी डाटा चेंज नहीं होता। तो आप याद रख लेंगे, शुद्ध जल होता है उसकी मोलरता जो होती है 55.56 होती है। अब अगर आपसे मोलरता अगर आपको निकालना आता तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा गया कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, जो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। इनमें जो विलयन दिया गया, इनका कौन सा एक भौतिक गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। आपको याद होना चाहिए, सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, पृष्ठ तनाव में याद होना चाहिए। निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। अब बच्चों इन सभी का आप जब सॉल्व करोगे तभी आप निकाल सकते हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर क्वथनांक और हिमांक के बारे में मैंने शायद बताया भी है, नहीं तो आगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे केमिस्ट्री के, तो वहाँ पर इस चीज़ को बता देंगे। आप इसको अभी इतना याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेम वैल्यू पर कई बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, किस सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी की गणना की जा सकती है। देखिए बच्चों, केवी इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट, ठीक है, टीवी होता है, डब्लू होता है, इसका मतलब होता है वेट होता है। अब इसमें विलय दो चीज़ रहेंगी, ठीक है, तो जिसका मान ज़्यादा रहेगा उसको डब्लू से लिखेंगे, जिसका मान कम रहेगा उसको हम स्मॉल डब्लू से लिखेंगे। देखिए होता क्या है, ज़्यादा हमेशा क्या रहता है, विलायक ज़्यादा रहता है, तो विलायक के मोल आप कह सकते हैं, विलायक का जो भार हम डब्लू से लिखेंगे, विलय का इससे लिखेंगे, लेकिन जो भी ज़्यादा होगा उसको लिखेंगे। ये सूत्र जो है बच्चों, ये सूत्र, क्योंकि इस सूत्र से हो सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाए, क्योंकि शायद अगर आपने देखा होगा 2018-19 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था वहाँ पर इससे 2 न्यूमेरिकल आए थे, इस सूत्र से 2 न्यूमेरिकल आपके पेपर में आए थे। तो हिसाब लगा लीजिए सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा। अब एक क्वेश्चन जो है, सबसे कम परासरण दाब किसका होगा। देखिए यहाँ पर जो ज़्यादातर कुछ विलयन चेंज कर देते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका स्वर्ण विलयन अगर दिया रहता तो ऑप्शन यही वाला सही होगा। तो आप याद रख लीजिए, और अन्यथा मैं आपको जब भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको बता देंगे, क्योंकि बच्चों हम
रिवीजन कर रहे हैं, जो हमने इसका सबसे फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर इस चीज़ को मैंने अच्छे से डिफाइन कराया, 1 से 1.5 घंटे में सॉल्व करवाए थे, एक एक न्यूमेरिकल को एक एक तरीके से सॉल्व कराया। निम्नलिखित विलेनों में सर्वाधिक प्रसारण दाब किसका होगा? आपका बी वाला आंसर सही है, इसको आप 1 मोल HNO3PO4 के, ठीक है। अगला देखिए, 8 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुले तो बिलियन की मोलरता। अब देखिए मोलरता निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलरता निकाली जाती तो उसमें हमें सूत्र होता है मोलरता इक्वल टू विलेय के मोल अपॉन बिलियन का भार आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में होता है। अब विलेय कौन है? जो कम है वो विलेय होता है। NaOH के मोल निकाल लेंगे, ठीक है। Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसके आप जब मोल निकालेंगे लगभग 23 और 1 24 और 24 और 16 लगभग आपका 40 आ जाएगा। और इससे आपको भाग दे देना, 8 पंचे 40, 1/5 आ जाएगा। और इसको आप बिलियन का आयतन ml में दिया गया, लीटर में कन्वर्ट करके आप निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 मिनट रुक जाओ, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज हो सकते हैं। देखो कैसे करना। अगर बच्चों हमें NaOH का वो चाहिए अणुभार, देखिए मोल, सबसे पहले हम इसके मोल निकालेंगे, जो भी विलेय दिया गया इसके मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको n से लिख लेते हैं। वेट इन ग्राम होता है, अपॉन में मोलिकुलर वेट होता है। वेट इन ग्राम 8 दिया गया, मोलिकुलर वेट आप इसका Na का 23 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का 1 हो गया। इसको आप जोड़ेंगे 23 और 1 24 और 16 40, 40 से इसको भाग करेंगे 23 24 16, 1 मिनट ऐसे आप जोड़ के देख लेंगे। 6 4 10, 2 1 3 4, ठीक है। 8 1 8, 8 5 40, 1/5 आपका इसका आ गया आंसर, नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब 1/5 आ गया ए। अब मोलरता एम इक्वल टू, मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं। मोलरता इक्वल, मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल अपोन में होता है कि विलेयन का आयतन आपको लेना है, विलेयन का आयतन वो किस में होना चाहिए, लीटर में। लेकिन चूंकि यहाँ पर दिया गया ml में, तो हम क्या करेंगे, मोलरता m इक्वल टू विलेय के मोल कितने 1/5 अपोन में विलेयन का आयतन कितना है 450 ml में है, तो इसमें हम 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता नहीं किसकी किसके साथ गुणा करनी, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। ऊपर वाले को आपको ऐसे लिख देना है, इंटू का साइन लगाना है गुणे का। अब इसमें 1000 नीचे है, इसको आप ऊपर कर दीजिए, अपोन में 450 कर दीजिए। ये इसका तरीका होता है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 यानी कि 20 पंचे 100। अब आपका कितना आ गया 20 बटे आपका 45 आ गया, ठीक है। अगर इसको काटें 5 चक्कू 20, 5 नेम 45, 5 चक्कू 20, 5 नेम 45, 4/9 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0, ठीक है। 9 चौक कितने होते हैं 36, फिर 4 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, कभी ये बंद नहीं होगा, यानी कि 0 यहाँ पर आप 0 मान लीजिए, 0.4444 ऐसा आ रहा है। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई 0.4444 मोल। अब आपको कैसे सॉल्व करना था बता दिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, तब भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलेयन कौन है, प्रश्न तनाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। इससे हलवा सवाल नहीं आ सकता है, देख लो एक बार, इसको भी बता देते हैं। वैसे आप लोग कर लेंगे, देखो मोल निकालना हमने बताया था, यानी इक्वल टू मोलिकुलर वेट इन ग्राम, नहीं वेट इन ग्राम होता है, अपोन में मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है, वेट होता है मोलिकुलर वेट। तो एन निकालने के लिए मोलिकुलर वेट इन ग्राम कितना दिया गया 180 ग्राम दिया गया, ठीक है। अब मोलिकुलर वेट हमें पता है जल का कितना होता है 18 होता है, कई बार हम निकाल चुके हैं। 18 1 18, एन के ऊपर कितने बच गए 10, एन का मान कितना आ गया 10 मोल, चूँकि यहाँ पर आंसर हमारा लगा हुआ है। अब जो भी आंसर लगे हैं बच्चों वो सॉल्व करने के बाद ही लगाए गए थे, जब मैंने इसको लगाया था, ठीक है। तो कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर हमें प्लीज़ इसका रिवीजन करवा दीजिए। आप बच्चों आप बताइए कि अगर हमें इसको दोबारा लिखवाता तो आप समझ सकते कितना ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारी चीज़ें बता देंगे, और इसमें जिस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा वो तरीका भी बता देंगे, और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे, और आपका भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, हमारा भी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि 4 क्षार धातुओं
ए बी सी व डी है, इनके मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने दिए गए, ठीक है। इनमें प्रबलतम अपचायक है, देखिए बच्चों, एक प्रबलतम अपचायक की पूछा जाता है, एक दुर्बल अपचायक की पूछा जाता है, या तो प्रबल आक्सीकारक, दुर्बल आक्सीकारक, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप इस पूरी सीरीज को देखेंगे, जिसका मान निगेटिव में सबसे ज़्यादा मिले वही प्रबलतम अपचायक होगा, जिसका मान पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा मिले वही प्रबल आक्सीकारक होगा, ठीक है। तो प्रबल अपचायक आपका कौन रहेगा, माइनस वाला। तो सबसे ज़्यादा माइनस कितना है, 3.05, ये सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किसका मान दिया गया, ए का, ए वाला सही है, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही लगाया गया, ठीक है। ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना है, तो इनकी अपचयक शक्ति, देखिए अपचयन शक्ति की बात पूछी जा रही है। अब देखिए अपचयन शक्ति, प्रबलतम अपचयन शक्ति का क्रम, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाला लेना रहेगा, सॉरी बच्चों, सबसे ज़्यादा नहीं, अपचयन शक्ति, मैंने अभी आपको देखिए अपचायक, प्रबलतम अपचायक या अपचयन शक्ति, देखिए इनको आप इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं, एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि पॉजिटिव वाला सबसे लास्ट में जाएगा, यानी कि सी सबसे ज़्यादा है, फिर बी है, फिर आपका ए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन लगाए गए हैं। सेम ऊपर वाला सवाल है, इसमें आपकी वैल्यू रख के आपसे पूछा गया था, इसमें आपसे इसका सीरियल पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या प्रबल अपचयन शक्ति का क्रम पूछ लिया जाए, या अप्रबल अपचायक पूछ लिया जाए, बात एक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया टी हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/0, ठीक है। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है घटता है, ऐसे कई ऑप्शन मिलेंगे, और आपने नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो बच्चों जैसे आप वेग स्थिरांक का मान बढ़ाएंगे, जैसे आप वेग स्थिरांक का मान बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बच्चों आपके रासायनिक बलगतिकी से क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि के का समीकरण है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, और आपको इस जो सूत्र है इससे रिटर्न न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, तो इसीलिए ये सूत्र आपको याद रखना है। अब मुझे आप ये मत कहना कि सर आप हमें इसका बता दो कैसे, ये पूरा बच्चों एक डेरिवेशन है, कैसे आता है मैंने आपको सॉल्व करवाया, चैनल पे जाइएगा वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक। के इक्वल टू होता है 2.303/T log 10 A/A-x। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, कैसे आता है सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं ऑलरेडी। आप इस सूत्र को याद रखिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में क्या संबंध होता है। देखिए टी हाफ के बारे में पूछ रहा है, जो कि मैंने आपको कई बार इस पर न्यूमेरिकल भी करवाया है। के इक्वल टू होता है 0.693/T हाफ, 3/2 दिया गया, लेकिन आपने देखा होगा हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो हम के इक्वल टू 0.693 यानी कि 3 तक ही हम इसका प्रयोग कर रहे थे, तो इसीलिए आप 3 तक ही सीमित रखें, 2 ना लगाएं, और चाहे आप लगा भी लें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 3 तक भी आप लगाते थे तो आपका काम चल जा रहा था, ठीक है, और आपका सटीक आंसर भी आ रहा था, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन अगर आपने एग्जाम होता है NEET यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का, वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग पूर्ण होने में लगे समय का संबंध है। देखो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी कि देखिए उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग पूर्ण होने में जो लगा समय होता है टी हाफ होता है, वो किस पर निर्भर करता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, या फिर उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। स्टेटमेंट है, गलत होता है, सही होता है, कैसा भी होता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। कोई भी अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका अर्धभाग पूर्ण होना, तो उसमें जो लगने वाला समय होता है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, याद रख लेना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है, तो उसके वेग स्थिरांक की गणना करना है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, मैं एक बार इसको आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो इस चीज़ को ध्यान से देखने का कष्ट करें, आप क्या करेंगे, कष्ट करेंगे, किसको, इसको। सूत्र हमारा है
एक बार यहाँ पर देख लेंगे k इक्वल टू 0.693, यहाँ पर 2 लगाए, हम 2 नहीं लगाएंगे, t हाफ। आप चाहे लगा सकते हैं, आंसर तब भी सेम आएगा। अब सवाल के न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है, तो इसका वेग k इक्वल टू हमसे पूछ रहा है 0.693 अपॉन में इधर दिया गया 400 सेकेंड। ठीक है, हम इन 3 जीरो को हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे, नीचे 3 जीरो बढ़ा लेंगे। ऊपर जितने दशमलव हटाते हैं नीचे हम 3 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब देखो बचा 693, ठीक है, नीचे बचा 4, 1 2 3 4 5, इनटू में हम कर लेंगे 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 को हम ले जाएंगे ऊपर, क्या हो जाएगा k इक्वल टू 693 इंटू में 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 नीचे से ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस की, अपॉन में आपका 4, 4 एकन 4 रहेगा, बचे 2 भाई 29, 7 आ जाएंगे, 7 चौको 28 होते हैं, होते नहीं होते, ठीक है, 7 चौको 28, बचा 1, 28 29 है, बचा 1 हुए 13, तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 12 1, फिर 4 तिहाई 12, 4 दुनिया 8, दुनिया 8, ठीक है, इतना हो जाएगा। यानी कि आपका मान आ रहा है 1732 गुणे 10 की घात 5। अब आपने k इक्वल टू निकाल लिया, ठीक है। अब आपको अपने ऑप्शन देखना है। देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है दशमलव में, ठीक है, हम मान लिया दशमलव में दिया गया है, और k इसका मतलब हो जाएगा सेकंड इनवर्स s फॉर सेकंड। अब बच्चों इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर भी 2 लगाने होते हैं, ठीक है। तो इस 2 वाली वैल्यू को हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, काउंट ही नहीं करेंगे। अगर आप पूरी वैल्यू लिखेंगे तभी आप पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखो इतना आ गया, हमारा आ गया 173 गुणे 10 की घात माइनस के 5, ठीक है। अब बच्चों इधर से हम जब इधर जाते हैं तो घात हम प्लस में काउंट करते हैं, और अगर इधर से इधर आते हैं तो हम घात माइनस में काउंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दशमलव है, इस दशमलव को ऊपर इधर ले जाना है तो हम प्लस में काउंट करेंगे। अगर हमें दशमलव यहाँ पर लाना है 1 2 3, 2 संख्या बढ़ाई गुणे, अब यहाँ पर प्लस में काउंट करेंगे तो 10 की घात माइनस के 3 ही तो बच जाएगा, सेकंड इनवर्स रहेगा। अब आपका इतना आंसर हमारा सही है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब बच्चों इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना है, 2 लगे थे तो 3 संख्या यहाँ पर 2 बचता, तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए फिर आपको इसका एग्जैक्ट मान लेना पड़ेगा, पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब ऐसा यहाँ पर 10 की घात माइनस के 2 कहीं पर ऑप्शन में भी नहीं था, लेकिन मेन आपका ऑप्शन मिल रहा था तो आप इतना लगा देते, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख दर्द, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होता है, ये मात्रक आपको याद रख लेना है। अगर अर्ध आयु के में पूछ लेता है कि वेग स्थिरांक का मात्रक, तो सिर्फ सेकंड इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? ये बच्चों शून्य कोटि, हाँ प्रथम कोटि क्या होते हैं, सॉरी बच्चों सेकंड इनवर्स। ये सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगला, संक्रमण तत्वों में D4D श्रेणी का तत्व, देखिए ये तत्व दिए गए, इनमें से आपको बताना है इनमें कौन सा तत्व जो है 4D श्रेणी का है। तो 2047 वाला जो तत्व है ये 4D श्रेणी का है। 4D श्रेणी के बारे में आपने अगर डी ब्लॉक के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक के तत्व आते हैं। अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक के आते हैं, तो 47 जो उसके बीच में आता है तो इसलिए डी ब्लॉक का 4D का होगा। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है तब यौगिक में विद्यमान होते हैं क्या, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद होना चाहिए। ये बच्चों यहाँ पर एक यौगिक दिया गया है, इसमें CO की समन्वय संख्या पूछी गई है। समन्वय संख्या निकालना मैंने बताया है, और मैं इस बार भी अभी जल्द ही आपके बोर्ड एग्जाम से पहले एक वीडियो लाऊंगा जिसमें समन्वय संख्या लगभग 20 से 30 बता दूंगा, उन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे, तो उनको भी आप लोग देख लेना। इसमें आप निकालेंगे तो 6 आ जाएगी। कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुलन नहीं बनाता, तो Al ट्रिपल पॉजिटिव नहीं बनाता, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हैलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। देखिए हैलोफॉर्म जो होते हैं वो मेथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, याद रख लेगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश उत्पाद बनेगा। देखिए बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर निशान लगे हुए हैं तो आप कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बेंजीन और क्लोरीन की जब क्रिया कराएंगे तो वो क्लोरोबेंजीन ही सोचेंगे, जो कि गलत होता है बच्चों। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति दी गई है, यहाँ पर सबसे पहले आपको उपस्थित के बारे में देखना है। अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति दी गई तो आपका हेक्साक्लोरो बन जाएगा, ठीक है, साइक्लो।
फार्म में, ठीक है। तो C6H6Cl6 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर इसकी सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस नहीं दी रही होती तो आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। ये चीज़ याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, फास्जिन, एक जहरीली गैस बनाता है। क्लोरोफार्म का उपयोग होता है औद्योगिक विलायक जो होते हैं उनके रूप में, और इसका आप निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए एंजाइम प्रयोग होता है जाइमेज, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से पहचाना जाता है। देखिए ल्यूकास अभिक्रमक का जो प्रयोग होता है वो अल्कोहल को पहचानने में किया होता है। किसके लिए, अल्कोहल के लिए। अब बच्चों ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें आपको लॉजिक, इसमें कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं है, इनको तो आपको रटना ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कनिजारो क्रिया नहीं देता है, तो CH3CH2CHO यानी कि प्रोपेनल, इसका आप अगर IUPAC नाम देखेंगे तो प्रोपेनल आ जाएगा, मेथ एथ प्रोपेनल हो जाएगा जो आपका नहीं देता है, ठीक है। एक सूत्र दिया गया, इसमें प्राथमिक एमीन कितने संभव हैं। देखिए प्राइमरी एमीन कितने संभव हैं, इस चीज़ को देखने के लिए अब बच्चों इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे एमीन, तभी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्राथमिक एमीन की बात कर रहा है तो कार्बन को हम सीधी चेन में जोड़ेंगे और लगाएंगे सारे एमीन, NH2 लगा देंगे। तो बच्चों इसमें 4 संभव हैं, इसमें आप इस विकल्प को याद रख लेना। था इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, पूरी इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम एक एक करके बनाएंगे। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा वो आइसोमरिज्म चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को आपको पढ़ाया गया होगा। बच्चे रिएक्शन दी गई है, अब आपको बताना है कौन सी क्रिया है, निशान लगाए तो आप बता देंगे कार्बिल एमीन है। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर बच्चों कोई भी एमीन रहती है, लेकिन हम लोग क्या लेते थे, एनिलीन लेते थे, तो यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनाते थे, ठीक है। तो याद रख लेना कार्बिल एमीन है। एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रमक Br2/KOH, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है फ्रक्टोज, कैल्सीफेरॉल कहलाता है। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है आपका रेटिनॉल, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इन सभी विटामिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विटामिन के वैज्ञानिक नाम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ होता है, जो आप घास वगैरह जानवर खाते हैं उनमें सेलुलोज होता है। तो पेड़ में ज़्यादातर सेलुलोज होता है, पेड़ को ही किसी न किसी भाग को जानवर खाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा है, सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो हम लोग नहीं पचा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जानवर इसको पचा देते हैं। फाइब्रोबैक्टर सर्सिनोजेनस एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से। दूध में पाया जाने वाला शर्करा, लैक्टोज। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, बच्चों डीएनए में एड्रेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन आपका यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल होता है आपका आरएनए के अंदर, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल, देखिए मैंने आपको पीछे वाला एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बताया है कि सभी वैज्ञानिक का नाम, यहाँ पर देखिए इसमें आपको बताया था वैज्ञानिक सी का नाम, विटामिन सी का नाम बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज होता, वो भी सही हो जाता। कार्बिल एमीन अपक्रिया देता है, यानी कि कोई भी प्राथमिक एमीन होगा वो कार्बिल एमीन अपक्रिया हमारा देगा। यहाँ पर CH3NH2 दिया गया, यानी कि मेथिल एमीन दिया गया, ये भी हमारी कार्बिल एमीन अपक्रिया देगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भी एक रिएक्शन दी गई, इसका मुख्य उत्पाद क्या पूछा गया। इसका मुख्य उत्पाद होता है ब्यूटीन। अगर आपने मार्कोनिकॉफ का नियम या सैटजेफ का नियम अगर आपने पढ़ा होगा, अब जो सैटजेफ, तो वहाँ पर देखेंगे एक आपका कंपाउंड 80% बनता है, एक आपका 20% बनता है। तो आपको पता होना चाहिए ब्यूटोइन जो होता है वो 80% बनता है, यही इसका मुख्य उत्पाद होता है। हिंसबर्ग अभिक्रमक है, देखिए हिंसबर्ग अभिक्रमक जो होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है वो एक हिंसबर्ग अभिक्रमक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। ये रिपीट क्वेश्चन है, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन जो भी होती है नहीं देती है, लेकिन प्राथमिक एमीन देंगी। ये भी प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन की पहचान होती है उसके लास्ट में NH2 होता है, अगर NH है तो द्वितीयक एमीन, अगर सिर्फ N है तो वो तृतीयक एमीन होती है। फार्मेलिन जली विलेन होता है, फार्मल्डिहाइड का जली विलेन फार्मेलिन होता है। ये बच्चों का अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। यहाँ पर लेते थे सिल्वर एसीटेट, यानी कि CH3COOAG लेते थे, Br2 जोड़ते थे तो मेथिल ब्रोमाइड बन जाता है। इसकी हमारी जो एक अभिक्रिया थी जिसको हम कहते थे हुंसडीकर अभिक्रिया। अब बच्चों फास्जिन जो होता है
जब हमारा क्लोरोफॉर्म वायु के साथ अभिक्रिया करता है तब बनता है COCl2। ये बहुत ही जहरीली गैस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय आयन है? Ni डबल पॉजिटिव, निकल डबल पॉजिटिव है, एक अनुचुंबकीय आयन है, एक प्रतिचुंबकीय आयन होता है। इन सभी के बारे में मैंने पढ़ाया है। तो बच्चों आई होप आपको मैंने आज जो 50 क्वेश्चन बताए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपने एक बार और रिवीजन कर लिया होगा। अगर इनमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो मैं कहता हूँ बेझिझक आप लोग डाउट पूछिए। जो भी बच्चे मेरे से डाउट करते हैं, जो भी बच्चे अपनी डिमांड करते हैं, मैं उस पर पूरा प्रयास करता हूं कि उस पर वीडियो उनको दिया जाए। आप में से कई सारे बच्चों ने 100-150 मैसेज मेरे पास पढ़े थे, मेरे व्हाट्सएप पे जो मैंने आपको नंबर दिया गया उस पर भी मैसेज पढ़े थे, सर इसका रिवीजन करवाओ। तो मैंने एक तरीके से मजबूरी में करवा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आपके लोगों के लिए मैं करना, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।